Hello everyone, welcome to Panesia Tutor. So today we will discuss third week करंट अफेयर्स ऑफ द जनवरी के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके लिए, राइट। साथ ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि पनेशिया ट्यूटर का टेलीग्राम चैनल जो है, इस पर हम रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग अपकमिंग एग्जाम्स जो है अपलोड करते हैं, और साथ ही मंथली करंट अफेयर PDF भी आपको मिल जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन दैट पनेशिया ट्यूटर चैनल। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से, जो कि है उड़ीसा ज्वाइंस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वी ऑल नो 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इस स्कीम को देखने वाली नोडल मिनिस्ट्री है, राइट। तो इस स्कीम में जो हमारा एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, ये कंपोनेंट को उड़ीसा ने फाइनली ज्वाइन कर लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, बिकॉज उड़ीसा जो है इट हैज़ बिकेम 27th स्टेट, वी हैव 28 स्टेट, उसमें से उड़ीसा 27th स्टेट बना है जिसने इस स्कीम को ज्वाइन किया है। तो कौन सी स्टेट ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर स्टेट और यूटीज को साथ में जोड़ दिया जाए तो उड़ीसा 34th स्टेट बनी है। ठीक है, क्योंकि अभी भी न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने इस स्कीम को ज्वाइन नहीं किया है। तो इस स्कीम का बेनिफिट क्या था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की थी। इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कुछ पैसा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ लगाती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो वो रेशो क्या रहती है? वो रेशो है 60% ऑफ द फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी। ठीक है, इनमें जो स्टेट और सेंटर का शेयर आता है वो कैसे आता है? तो इसमें स्टेट सिर्फ 10% लगाती हैं और सेंटर 90%। क्लियर है। और इन केस अगर हम बात करें ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे 100% ही स्कीम के लिए फंडिंग कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है स्कीम का, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि शेयरिंग किस तरह से रहती है, या फिर ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लियर। अब इसमें उड़ीसा ने ज्वाइन किया है, तो उड़ीसा की ऑलरेडी एक स्कीम थी जिसका नाम है गोप बंधु जन आरोग्य योजना। इसी स्कीम के कारण उड़ीसा जो है इसको सेंट्रल स्कीम को जो है ज्वाइन नहीं कर रहा था। अब बेनिफिट क्या होगा? जन आरोग्य योजना जो सेंट्रल लेवल की हमारी स्कीम है, उसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हर एक फैमिली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से जो हमारी अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं उनको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब फैमिली की डेफिनेशन तो नहीं दी गई, ठीक है ना। तो इसमें अब जब उड़ीसा ने ज्वाइन किया है तो दोनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया। तो एक तो 5 लाख का हर फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, साथ में सेपरेट 5 लाख जो वुमेन है फॉर द फैमिली वो भी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इसलिए जो स्कीम है न्यूज़ में थी, आई होप आपको स्कीम भी समझ आई। ओडिशा के कंटेक्स्ट में जो स्पेशल इसमें बेनिफिट है कि वुमेन को 5 लाख का सेपरेट कवर दिया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो भी याद रखिए। अच्छा, इस स्कीम से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो सितंबर में आया था, सितंबर 2024, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ब्रैकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70 ईयर से अबव जो एज के हमारे सीनियर सिटीजन हैं हर एक को क्या है इस स्कीम में बेनिफिशियरी मान लिया था। ठीक है, तो 70 ईयर्स के अबव कोई भी एज ग्रुप में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये स्कीम जो है, ये इंश्योरेंस स्कीम जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, ये भी हमें याद रखना था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया सऊदी अरेबिया का एक हज एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हर साल इंडिया सऊदी अरेबिया के किंगडम के साथ एक हज एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें वो डील करते हैं कि इस साल कितने, ठीक है, हमारे इंडिया की तरफ से कितने पिलग्रिम्स जो हैं, कितने जो यात्री हैं वो हज के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री कौन सी इसमें इन्वॉल्व रहती है? तो मिनिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व रहती है मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के साथ साथ वी हैव अ हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड द हज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजर। ठीक है, हज कमेटी ऑफ इंडिया असल में इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, बाय एक्ट बनी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक्ट आया 2002 में, तब ये बॉडी बनाई गई। यही बॉडी जो है पूरे इंडिया में से क्या है एप्लीकेशंस मंगवाती है कि कौन इस साल हज जाना चाहता है, जो एप्लीकेशन फीस है, प्रोसेसिंग है, राइट। तो इस डील में फाइनली आपको क्या याद रखना है कि जो हज एग्रीमेंट है उसको कौन, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? सऊदी अरेबिया, वी ऑल नो, क्योंकि मक्का द होली सिटी ऑफ द मुस्लिम्स वो सऊदी अरेबिया में है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको इनिशिएट कर रही थी? मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। और इसमें हज कमेटी क्या है? दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। वी हैव मक्का। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में मक्का एक प्रोविंस है। ठीक है, जेद्दा वो पोर्ट है जिसको हम गेटवे टू मक्का बोल सकते हैं, रेड सी में लगने वाला एक पोर्ट है, दिस इज अ पोर्ट सिटी, ये भी पूछ सकते हैं। मक्का इज अ मेन होली प्लेस जहाँ पे क्या है हम मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, सो इस न्यूज़ में से बस आपको कुछ यही की पॉइंट्स याद रखने थे।
सो द नेक्स्ट न्यूज इज 10 पॉइंट एजेंडा फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते ही हमारे दिमाग में एक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, विच इज कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता था? वर्ल्ड बैंक। कब ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है? 2021 में, ठीक है, क्योंकि माना जा रहा था कुछ कंट्रीज पैसे देकर अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर रही थी, तो ये बंद हो चुकी है, ये हमें याद रखना है। अब हुआ क्या है, देखिए बजट बनने वाला है, और बजट बनने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट स्टेक होल्डर से सजेशंस मांगती है कि आपको क्या लगता है इस बजट में आपके लिए क्या प्रोविजंस होनी चाहिए। उसी में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ठीक है, क्या है ये? एक नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री के ही मेंबर्स आते हैं और इंडस्ट्री के ही हित की बात रखते हैं। 1895 में ही ये बॉडी बन चुकी थी, जो कि क्या है, गवर्नमेंट के आगे अपने प्रोविजंस, अपने प्रपोजल्स रखती है कि हमें कौन से इंडस्ट्री के लिए सुधार आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। तो बजट के कंटेक्स्ट में इन्होंने एक 10 पॉइंट एजेंडा जो है गवर्नमेंट को दिया है। अब इनकी डिमांड्स क्या है, देखिए, जैसे मैंडेटरी यूज ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस की ये बात करते हैं कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, टाइम बाउंड सर्विसेज होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस जो है एक फिक्स्ड टाइम के अंदर कर दी जानी चाहिए। देन वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की मांग करते हैं। लैंड एक्सेस को फैसिलिटेट किया जाए, जल्दी से लैंड एक्सेस दी जाए, तो सो दैट बिजनेस जल्दी से काम कर पाएं। लेबर लॉज को सिंप्लीफाई कर दें, ट्रेड फैसिलिटेशन कर दें, इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई किया जाए। ये मांग रहे हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ ही वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट को भी कंबाइन कर दिया जाए, सो दैट अलग अलग तरह की प्रोविजंस को ना देखना पड़े, ठीक है। और मेट्रोलॉजी रूल्स, जो मापदंड वाले वेट्स एंड मेजर्स के रूल्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। टैक्स डिस्प्यूट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। तो ऑल इन ऑल कि कैसे बिजनेस को और ईजी और ज़्यादा इंडिया में क्या है फास्ट बनाया जा सकता है, फास्ट सेटअप किया जा सकता है, उसके लिए जो है डिमांड की है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। याद क्या रखना है कि ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस इज द NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और उनके करंट हेड है संजीव पुरी। क्लियर, सिंपल न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री है जिसने एक इंपॉर्टेंट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बनाई है। लिस्ट क्या है, सिंपल सी बात करते हैं। ये लिस्ट इस चीज़ की बात करती है कि डिफरेंट लेवल ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स, जैसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, टर्शरी सेंटर, ठीक है। प्राइमरी जहाँ पे हमारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, फिर हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो उन सेक्टर्स की ये बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट मैंडेटरी इस सेंटर में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितने टेस्ट जो है डिफरेंट टायर्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है, किस चीज़ से जुड़ी हुई लिस्ट है? डायग्नोस्टिक लिस्ट है कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें किया क्या गया है, तो बेसिकली सबसे पहले ये लिस्ट 2019 में ही आ गई थी। किसने रिलीज की थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट रिलीज कौन करता है। सो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, जो है इस लिस्ट को प्रिपेयर करता है। 2019 में पहली बार आई थी और अब क्या हुआ है, इसको अपडेट किया गया है 2025 में। अपडेट क्या किया गया है, जैसे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, उसमें क्या कर दिया कि 12 टेस्ट जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, अब बोल रहे हैं 16 फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में पहले बोला गया था 64 तरह के टेस्ट जो मेडिकल टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकें, ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, अब बोल रहे हैं 74 टेस्ट की फैसिलिटीज हो। इसी तरह जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनमें पहले 70 से अब 93 टेस्ट फैसिलिटीज को जो है अवेलेबल करवाने की बात की गई है, ठीक है जी। तो लिस्ट का नाम याद रखना है, कौन रिलीज करता है, ICMR रिलीज करती है। ICMR एज अ बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी जान लेते हैं। ICMR जो है इसको ओरिजिनली 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की तरह बनाया गया था। इसका काम क्या है कि फॉर्मुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और प्रमोट करना है बायोमेडिकल रिसर्च को इंडिया में, ठीक है। सो बेसिकली रिसर्च करने वाली बॉडी है। किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड बॉडी है ये रिसर्च के लिए। क्लियर यहाँ तक आपको। हर साल एक जो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट निकालती है ICMR, विच इज इंडियन जर्नल ऑन द मेडिकल रिसर्च, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज एन बॉडी जो कि गवर्नमेंट फंडेड बॉडी है, बायोमेडिकल रिसर्च के ऊपर काम करती है। ओरिजिनल नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, अब इसे क्या बोला गया, 1949 से ICMR नेम कर दिया गया, ठीक है जी। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके हेड कौन रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हु इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जरूर इसे आप जो है कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर, न्यूज क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज में थी, एक स्पीशीज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में थी, ठीक है। नाम क्या है, मैनिस इंडोबैरमैनिका, ठीक है। नाम बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, क्यों देखते हैं। तो पेंगोलिन्स करके ये हमारी स्पीशीज है, ठीक है। आप जो इमेज में देख सकते हो, दिस इज पेंगोलिन्स, ये स्पीशीज है, ये बड़ा ही खास स्पीशीज है। वाई, ये जो इसकी बॉडी देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्केल्स। ये स्केल बने हैं कैराटिन, एक तरह के प्रोटीन से, ठीक है। तो होता क्या है, यूजुअली ये चाइना में जो है अलग तरह के पेंगोलिन्स पाए जाते हैं, इंडिया तिब्बत में अलग तरह के पाए जाते हैं।
टोटल वर्ल्ड में सिर्फ 8 ही स्पीशीज, ठीक है, 8 स्पीशीज ऑफ पेंगोलिन से मिलती हैं और एशिया और अफ्रीका में ही ये पाए जाते हैं। अब ये न्यूज़ में बहुत रहते हैं बिकॉज वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की जाने वाली, ठीक है, इलीगली ट्रैफिक किया जाता है जिस स्पीशीज को, वो है पेंगोलिन्स, ठीक है, इसलिए याद रखोगे। IUCN अगर स्टेटस की इसकी बात करें तो IUCN स्टेटस क्या है, एक अगेन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसके हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत खतरे में है, अगर बचाएंगे नहीं तो ये स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो अब न्यूज़ में क्यों आई, क्योंकि एक न्यू स्पीशीज मिली है हमें, कहाँ पे, इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और ये जो न्यू स्पीशीज मिली है ये पहले मिलने वाली स्पीशीज से अलग है, ठीक है। क्या नाम रखा है इसका, मैनिस इंडो बर्मेनिका या फिर इंडो बर्मीज पेंगोलिन जो है स्पीशीज का नाम है, ठीक है। सारी ही जो 8 स्पीशीज हैं सारी ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो न्यू स्पीशीज मिली है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अब देखिए और क्या याद रखना है, तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो है Feb 18 को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये डिस्कवरी की किसने है, ठीक है, तो ये जो न्यू स्पीशीज ढूंढी है अरुणाचल प्रदेश में, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ढूंढी गई है, क्लियर। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक बॉडी है इसको भी देख लेते हैं, अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बॉडी। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में ये बॉडी बन गई थी। ये क्या काम करती है, ये सर्वे करती है, रिसर्च करती है, डॉक्यूमेंट करती है, किन चीज़ों के ऊपर, इंडिया के फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के ऊपर, ठीक है, कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, इस तरह से। जैसे IUCN की एक रेड बुक है, इसी तरह एक रेड बुक जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी रिलीज करता है। अब जूलॉजिकल सर्वे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में, क्लियर। 1916 में बनी एक ऐसी बॉडी जो फ्लोरा एंड फौना को क्या है, रिकॉर्ड करती है, रिसर्च करती है इन द इंडिया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी, तो सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही ये बॉडी भी काम करेगी, क्लियर है जी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए बोडा त्योहार फेस्टिवल। बोडा त्योहार फेस्टिवल को माघों का त्योहार भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए, एक तो ट्राइब जुड़ी हुई है, कौन सी ट्राइब का ये फेस्टिवल है, ठीक है, देन कौन से मंथ में मनाया जा रहा है, वो तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, माघों का त्योहार यानी माघ के महीने में मनाया जाएगा, कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है ये, ठीक है। सो बेसिकली हत्ती करके एक ट्राइब है, हाट बोलते हैं जैसे जो छोटे मोटे काम चलते हैं घर पे, कॉटेज इंडस्ट्री, हाट से बना हट्टी ट्राइब, ठीक है। हट्टी ट्राइब कहाँ पे है, ये या तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में पाई जाती है। इवन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में 2023 में ही इसे शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दिया गया था, ठीक है। इतना याद रखेंगे, हट्टी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश की है। उसी ट्राइब का ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बोडा त्योहार या माघों का त्योहार, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पो से ये स्टार्ट हो जाता है, एक पूरे मंथ का इनका लंबा फेस्टिवल होता है। तो इस फेस्टिवल में करते क्या है, जैसे कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं, फूड फीस्ट रखी जाती है वो, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जैसे जो न्यूज़ में थी इसको लेकर कि बोधतो क्या होता है, बोधतो में क्या है कि फूड बनाया जाएगा और अपनी डाइटर्स को खिलाएंगे। फिर भतीओज होता है, जैसे पंजाब में आपने सुना होगा संधारा, कि जो मैरिड लड़की होती है उसके घर में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन, ठीक है, रेनी सीजन में जो मैटरनल हाउस से कुछ ना कुछ फूड जाता है, उसी तरह भतीओज में भी सेम ही रिचुअल होता है। देन वी हैव साजे का डूना, खोड़ा फेस्टिवल, बेसिकली कम्युनिटी फीस्ट के ऊपर ये सारी टर्म्स डिपेंडेंट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बोडा त्योहार या माघों का त्योहार किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो द फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हट्टी ट्राइब से जुड़ा हुआ है, विच इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द हिमाचल प्रदेश, क्लियर है जी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी ट्राइब पाई जाती है, क्लियर। इट इज अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल। सो नेक्स्ट न्यूज़ है कि जर्मनी फेसेस फर्स्ट फुट एंड माउथ आउटब्रेक इन डिकेड्स, ठीक है। डिकेड्स यानी 10 साल, डिकेड होता है ना 10 साल, तो इन 40 ईयर्स पहली बार जर्मनी, और वो भी इनकी कैपिटल दैट इज बर्लिन में क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज का प्रेवलेंस पाया गया है, ठीक है, आउटब्रेक देखा गया है। तो बेसिकली डिजीज है क्या, ठीक है। तो देखिए, फुट एंड माउथ डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि कैटल को, लाइव स्टॉक को, शीप्स को, गोट्स को, स्वाइन यानी पिग, इन सबको क्या है, अफेक्ट करती है। अब इसमें ये भी याद रखिए कि जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, हॉर्सेज होती हैं, उनको ये फुट एंड माउथ डिजीज FMD जो है अफेक्ट नहीं करती, क्लियर। देन तो किस वायरस के कारण ये डिजीज होती है FMD, तो एप्थो वायरस एक वायरस है जिसको आपको याद रखना है कि एप्थो वायरस के कारण FMD जो डिजीज है ये कैटल या लाइव स्टॉक में पाया जाता है। 7 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, 7 स्ट्रेन्स हैं, यानी अलग अलग सब टाइप्स हैं। और जैसे हमने देखा था कोविड में कि कोविड हो गया तो हम क्या मानते हैं कि चलो अब इम्यूनिटी हो गई बॉडी को, दोबारा कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। 7 स्ट्रेन्स हैं, एक स्ट्रेन होने के बाद FMD, एक तरह का अगर FMD हो जाता है कैटल को, तो दूसरे स्ट्रेन से उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो सिंपली क्या याद रखेंगे, कैटल्स को इफेक्ट करता है, लाइव स्टॉक शीप को इफेक्ट करता है, गॉड्स को इफेक्ट करता है, पर डॉग, कैट, हॉर्सेस को इफेक्ट नहीं करता। अब ये आउटब्रेक इंडिया में नहीं जर्मनी में हुआ है, 40 सालों में पहली बार। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री में इतना जो है
40 ईयर्स में जो है मेजर आउटब्रेक देखा गया। क्लियर। एंड इसके 7 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में एक नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है। कब आया था ये? 2019 में लॉन्च किया गया था। अब वाई, ठीक है। तो यही अगेन फुट एंड माउथ डिजीज, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रांसमिटेबल डिजीज है। एक जगह पे इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री के एनिमल्स को भी हो सकता है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में लाया गया, जो कि क्या एम करता है कि हम FMD एंड ब्रुसलोसिस, एक और एनिमल वाला ही डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन तक आता है, क्या है? ब्रुसलोसिस। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एनिमल की वैक्सीनेशन की जाएगी, ठीक है। टारगेट क्या है कि 100% एनिमल या कैटल लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन को टारगेट किया जाएगा। इस नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 2025 तक हम इन डिजीजेस को कंट्रोल करना चाहते हैं और 2030 तक इरेडिकेट। तो इस प्रोग्राम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ये सब चीजें जो है आपको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए याद रखनी है। क्लियर। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज जेडमोर टनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है कि जेडमोर टनल, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि कौन से एरिया में ये टनल बनाई गई है। तो देखिए, सोनमर्ग टू कंगन टाउन, ठीक है। कहाँ पे है ये? गांदरबल एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर जो है, यूनियन टेरिटरी, उसमें, ठीक है। ये टनल जो है 2012 से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाने का काम कर रही थी, बट ड्यू टू करप्शन, ठीक है, या फिर सम अदर डिलेज, ये टनल कंप्लीट नहीं हो रही थी। फाइनली एक्को इंफ्राटेक करके कंपनी है जिसने इसको कंप्लीट किया है। अब इसमें याद क्या रखना है? आपको याद रखना है टनल का नेम, कौन सी यूटी में है, कौन से रीजन्स को कनेक्ट करती है, सोनमर्ग एंड कंगन, ठीक है। दिस टनल इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अ ग्रेटर प्रोजेक्ट। ये जो जेडमोर टनल है ना, ये छोटा पार्ट है ऑफ अ ग्रेटर प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट कौन सा है? दैट इज जोजिला टनल, ठीक है। जोजिला जो टनल है ये जोजिला पास के ऊपर बनाई जा रही है, और ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि देखिए, जो श्रीनगर वाला एरिया है एंड जो लद्दाख, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला नेचुरल पास है जोजिला पास। होता क्या है कि साल में बहुत ज़्यादा हाइट पर होने के कारण और बहुत कोल्डर रीजन में होने के कारण ड्यू टू स्नो, ये जो जोजिला पास है, नेचुरल पास है, ये बंद हो जाता है। तो श्रीनगर और लद्दाख की कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें, श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख, ये जो है नेशनल हाईवे 1 पे आता है, इसी पास के अंडर, ठीक है। पास के अंदर क्या है? अब फाइनली एक जोजिला टनल बनाई जा रही है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल होगी। एक ये याद रखना है आपको कि इंडिया की सबसे बड़ी टनल कौन सी होगी? जोजिला टनल। इवन एशिया की बाई डायरेक्शनल, दोनों साइड से आने जाने वाली सबसे बड़ी टनल है जोजिला टनल। कहाँ पे किसको कनेक्टिविटी दे रही है? तो श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख रीजन्स, नेशनल हाईवे 1 के ऊपर ये टनल बनाई जा रही है। उसी का एक पार्ट था जेडमोर टनल। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको इस न्यूज़ से ध्यान में रखने थे। So the next news we have is the National Sports Awards 2024. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स फाइनली जो है ये डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कोचेज हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकगनाइज करती हैं कि पिछले साल में या फिर पिछले कुछ सालों में, एक साल या पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स कैटेगरी में किन लोगों को हमें रिकगनाइज करना चाहिए, राइट। तो कितने अवार्ड्स होते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले एक होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, देन वी हैव अर्जुना अवार्ड, देन वी हैव द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दोनों अलग अलग हैं। देन वी हैव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी एंड देन वी हैव राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो टोटल 6 कैटेगरीज में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये अनाउंस किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले 1 साल तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या रहेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इंडिया के सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी के अगर कोई अवार्ड है तो दे आर द खेल रत्न अवार्ड। कितने लोगों को दिए गए हैं इस साल? ये 4 लोगों को दिए गए हैं, 4 स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं। फर्स्ट है मनु भाकर, वी ऑल नो, अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें ये इंडिया की, ठीक है, ओलंपिक्स में एक सिंगल ओलंपिक इवेंट में 2 मेडल्स लाने वाली फर्स्ट इंडियन बनी है, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। तो इनको एक हमारा खेल रत्न अवार्ड दिया गया। देन वी हैव गुकेश, ये हमारे इंडिया के यंगेस्ट चेस मास्टर बने हैं, अभी 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चेस जीती है इन्होंने। तो अभिनव बिंद्रा इससे पहले यंगेस्ट रिसिपिएंट थे खेल रत्न के, अब कौन बन गए हैं? गुकेश डी, इनको दिया गया है। देन वी हैव इंडियन हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इस साल इंडिया जो है पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी लाया था, तो हरमनप्रीत सिंह को भी क्या है खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड फाइनली हमारे एक पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार, जिन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता था, ठीक है। तो इन चारों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। क्लियर? जो हमारा अर्जुन अवार्ड है इसकी लिस्ट बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है। नोट्स में आपको ये सारे अवार्ड्स की अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन
रिकॉग्निशन ज्यादातर आपको खेल रत्न अवार्ड से मिलते हैं। पंजाब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर दी जाती है। सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज आके compete करती हैं और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको ये ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटीज ही इसमें जो है टॉप रैंक्स लाती हैं, ठीक है। तो इस साल का टॉप रैंक आया है, लाइक द विनर ऑफ द माका ट्रॉफी इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर जो फर्स्ट रनर अप है वो है हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड सेकंड रनर अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो माका यूनिवर्सिटी और ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अवार्ड्स की लिस्ट भी हम जो है अपडेटेड आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी। क्लियर? कमिंग अप टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन विच इज द इंपॉर्टेंट डेज। सो द फर्स्ट डे इज जनवरी 12 को हम मनाते हैं जी नेशनल यूथ डे, ठीक है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के बर्थडे वाले दिन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ओरिजिनली बर्थ नेम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। शिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में कैसे वर्ल्ड के आगे वेदांता फिलॉसफी रखी थी उसके लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तो इन्हीं के बर्थडे वाला दिन नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम क्या था हमें ये भी याद रखना है, यूथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर जो है इस साल 2025 का थीम है ऑफ द नेशनल यूथ डे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे लिए है जी इंपॉर्टेंट जनवरी 15 इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। वाई इंडियन आर्मी डे? सो फील्ड मार्शल KM करियप्पा हैं। कौन है जी? तो 1949 में इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बने थे KM करियप्पा। उनके बर्थडे वाले दिन जो है ये मनाया जाता है हमारा इंडियन आर्मी डे। इसी के साथ अगर इसका थीम देखें तो इस साल थीम जो है इंडियन आर्मी डे का दैट इज समर्थ भारत सक्षम भारत। जनरल KM करियप्पा जो है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो है, इनके बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। समर्थ भारत सक्षम भारत थीम रहेगा इंडियन आर्मी डे का। इवन इससे पहले जनवरी 14 को हमारा एक आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे भी मनाया जाता है, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हमारे सेक्रीफाइस करते हैं उनकी याद में, ठीक है। जनवरी 14 आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे होता है। जनवरी 15 को क्या होता है? इंडियन आर्मी डे होता है, ठीक है। KM करियप्पा जो है हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ में इससे रिलेटेड थी दैट इज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस भी घोषित किया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव जनवरी 16 विच इज अ नेशनल स्टार्टअप डे। अब नेशनल स्टार्टअप डे जो है 2022 से ही मनाना स्टार्ट किया है, तो बड़ा ही रीसेंट डे है, तो आपको याद रखना होगा कि अभी न्यू मनाना हमने स्टार्ट किया है 2022 में, ठीक है। तो वाई हमने यहाँ पे थीम क्यों देखा 9 ईयर्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया, इस साल ये थीम क्यों रखा? बिकॉज असल में स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो ये एम करता है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो स्टार्टअप के लिए, ये 2016 में आ गया था। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को 9 साल हो चुके हैं, बट असल में 2025 में अभी हम इसका 3rd एडिशन ही मना रहे हैं इस डे का, ये याद रखना है। इस साल इसको एक टर्म दी गई है उद्यम उत्सव, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे के साथ कौन सी टर्म जुड़ी है? उद्यम उत्सव, ये भी आपको याद रखनी है। फाइनली वी हैव 11 to 17 जनवरी हमने क्या रखा है? नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये मनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, जो है ये हमारा नेशनल, ठीक है जी, रोड सेफ्टी वीक बनाया जा रहा है। और इस साल का थीम क्या है? बी अ रोड सेफ्टी हीरो, ठीक है। कि अगर कोई रोड पे कोई दुर्घटना होती है तो हमें यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर नहीं देखना है, वी शुड बी अ रोड सेफ्टी हीरो। हम खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें हेल्प भी करनी चाहिए। इस थीम के अराउंड जो है हमारा इस साल का नेशनल रोड सेफ्टी वीक रिवॉल्व करता है। ऑल्सो जनवरी जो 2025 है इसे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ भी डिक्लेयर किया गया था। क्लियर? सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वीक की आपको याद रखनी है। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब पनेशिया ट्यूटर फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।